तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं भरे पूरे बोर्ड वाली क्लास ले आया हूँ आपके सामने। बोर्ड पे मैंने कोई जगह खाली छोड़ी नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि गुप्त वंश से रिलेटेड खास चीज़ें जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्रैश कोर्स क्लास है, डिटेल क्लास नहीं है, ये मेंस स्टाइल में क्लास नहीं है, ये प्री स्टाइल में क्रैश कोर्स क्लास है। तो मेंस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये प्री एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो उनमें गुप्त वंश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर मैंने इसमें शॉर्ट में बोर्ड पर आपके सामने लिख रखी हैं। अब मैं बारी बारी से, जैसे हमेशा हम अपने करते आ रहे हैं अपनी क्लास में, बारी बारी से एक एक चीज़ पे मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। आप लोग अपने साथ कॉपी पेन लेकर रखिए। बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहली बात तो गुप्त वंश था क्या, इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। इसका जो फाउंडर था वो था श्रीगुप्त। कोई इसका फाउंडर श्रीगुप्त को कहता है, कोई घटोत्कच को कहता है, कोई चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहता है। ठीक है ना। कोई ये कहता है कि गुप्त इनका टाइटल था, तो कोई कहता है कि श्रीगुप्त जो इसका फाउंडर था उसका नाम पूरा का पूरा नाम उसका गुप्त था। बाद में उसको सम्मान देने के लिए उसके साथ लगाया गया है श्रीगुप्त। इसलिए इस वंश के जो जितने भी लोग थे उन्होंने अपने पूर्वज के नाम पर अपना नाम जो है गुप्त रख लिया। कोई कहता है ये जाति थी। तो अब ये जो सारी बातें हैं ना कि गुप्त कौन थे, कहाँ से आए, क्या इनका वंश था, ये बातें हम करेंगे जब आपको मेंस पढ़ाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर सीधे हम चलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए दो चंद्रगुप्त हैं, एक चंद्रगुप्त फर्स्ट और एक चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आगे से मैं चंद्रगुप्त फर्स्ट या सेकंड जब आप कहूँ तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ही है और सेकंड का मतलब विक्रमादित्य। ठीक है ना। आप बताएं वो विक्रमादित्य क्यों था? चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्यों कहा गया? एनीवन? आप बताएं। हाँ, शकों को हराने के बाद उसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। ठीक है ना। और कौन सी संवत चलाई थी? हैं? अच्छा, शक संवत। अब सक्सेना जी शक संवत चला रहे हैं। शक संवत किसने चलाई थी? सक्सेना जी। हाँ, शक संवत कनिष्क ने चलाई थी। ठीक है साहब। और इसका मतलब मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं है। चले आगे। तो खैर, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी प्रभावती। इसका पूरा नाम है प्रभावती गुप्त। इसका एक अभिलेख मिलता है। जैसे मैंने आपको मौर्य वंश पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया भी अभिलेख क्या होते हैं कि उस दौर के जो राजा थे, जैसे आजकल होता है ना, आजकल तो आदेश जारी होते हैं जिन्हें आप गवर्नमेंट ऑर्डर्स कहते हो। उस समय भी आदेश जारी होते थे, लेकिन जैसे आज है ना अखबारों में विज्ञापन आते हैं ना विज्ञापन। जैसे मान लीजिए कहीं कोई उद्घाटन हो रहा है, कहीं कोई बुनियाद रखी जा रही है, यानी कि शिलान्यास हो रहा है, तो आते ना अखबारों में ऐड आते हैं ना कि भाई फला फला आएंगे, फला फला इस जगह पर उनकी गरिमा में उपस्थिति में ये काम होगा। समझ रहे ना। तो आजकल तो न्यूज़पेपर हैं। अब उस दौर में क्या था, उस दौर में लोगों को अपने बारे में बताने के लिए जो माध्यम थे वो थे जिसे हम कहते हैं अभिलेख। अब ये अभिलेख जो थे गुफाओं में, पत्थरों में, कहीं रास्तों में अलग से पत्थर पे खुदवा करके लिखवा दिए गए थे। इसी में से एक और था कॉपर शीट। तांबा भी जल्दी से ख़राब नहीं होता ना। कॉपर शीट यानी कि तांबे का पत्थर, शीट माने पत्थर, पतला सा टुकड़ा है ना। तो कॉपर शीट पे भी लिखवा करके बहुत सारे लोग लगा देते थे। आजकल देखते हैं ना, वो एक बड़ा सा पिलर लगाया जाता है, उसके ऊपर पत्थर लगा दिया जाता है कि ये फला फला काम। जैसे सीसी रोड है ना, कि ये सीसी रोड इसके घर से यहाँ तक इतने किलोमीटर इतनी राशि से, और मुख्य अतिथि फला फला और फला फला की गरिमा में उपस्थिति में इसका काम जो है वो शुरू हो गया। पत्थर लग जाते हैं, फिर 3-3 साल तक काम शुरू नहीं हो जाते। कुछ दिन बाद जो है आसपास के लोग जो है पत्थर की ईंटें उठा करके ले जाते हैं। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, है ना। तो खैर, तो वो जो पत्थर वहाँ पर लगा हुआ है ना, जिसके नाम वाम है, वो एक यादगार है कि ये काम जो है इस समय हुआ था और इनके दौर में बनाया गया था। तो इसी तरह से उस दौर के अभिलेख होते थे। ठीक है ना। उस दौर के अभिलेख कह लो या शिलालेख कह लो, कुछ भी कह लो। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती ने पूना में किसी मंदिर को दान दिया, किसी मंदिर को या किसी गांव को कुछ दान दिया। ठीक है ना। उस दान को देते हुए उसने ये तो लिखाया जाएगा फला फला जगह जो है, फला फला जगह को दान दी जा रही है। उसी दान में उसने अपने बारे में कुछ बताया है। उसी दान में उसने अपने बारे में भी कुछ बताया है और इन सब चीज़ों को लिखा है उसने कॉपर की शीट पर। और कॉपर की शीट पर लिखने के बाद उसको एक जगह सुरक्षित लगवा दिया, जैसे पत्थर जड़वाए थे ना, ऐसे जड़वा दिया। बाद के इतिहासकारों को मिल गया तो पता चला ये तो किसी प्रभावती गुप्ता का है।
फिर उसको और तालमेल किया गया, अच्छा ये तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी है, तो उसके उस अभिलेख में उसके जो पूर्वज हैं उनके नाम मिलते हैं। तो उसी को हम कहते हैं प्रभावती गुप्ता का पूना लेख, या प्रभावती गुप्ता का पूना कॉपर शीट एडिक्स, या प्रभावती गुप्ता का पूना दानपत्र अभिलेख, या प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख। तो ताम्रपत्र अभिलेख या कॉपर शीट इंस्क्रिप्शन या दानपत्र अभिलेख, कुछ भी कह लो आप, पूना से मिला है, प्रभावती गुप्ता का है। और इसने इसमें कहा है कि हमारे वंश का जो पहला राजा था, इसको श्रीगुप्त को उसने आदि राजा कहा है, प्रोटो किंग, यानी कि सबसे पहला जो राजा था उसको श्रीगुप्त को कहा है। उसका समय भी दिया, श्रीगुप्त का जो समय है वो 240 से 280 एडी का है। वो इसे अपने वंश का आदि राजा या आदि प्रवर्तक कहती है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम को वो अपने वंश का जो है कि पहला महाराजा धीराज कहती है, ये वास्तविक राजा कहती है। अच्छा ऐसा ना, वो नहीं कहती कि ये आदि राजा थे या इन्होंने शुरुआत की हो, ये वास्तविक संस्थापक थे। उसकी जो वंशावली है, उसने अपने वंश के बारे में जो बताना शुरू किया है वो श्रीगुप्त से बताना शुरू किया है। और श्रीगुप्त को केवल श्रीगुप्त टाइटल दिया है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो टाइटल दिया है वो महाराजा धीराज का दिया है। तो उससे ये पता चलता है कि श्रीगुप्त जो होगा उसकी जो वैल्यू रही होगी या उसका जो पावर या इमेज रही होगी वो मामूली सी रही होगी या नाम मात्र की जैसी रही होगी। उसके बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इस सिलसिले को बढ़ाया होगा। तो गुप्त वंश का जो पहला राजा या संस्थापक कहा जाता है वो श्रीगुप्त को कहा जाता है, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है। ठीक है ना, ओके। तो 240 से 280 एडी तक श्रीगुप्त रहा, उसके बाद घटोत्कच का नंबर आता है, और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये 319 से 335 एडी के बीच में रहा, यानी कि चौथी शताब्दी, 4th सेंचुरी में चंद्रगुप्त फर्स्ट रहा। उसके बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त का समय भी चौथी शताब्दी में ही है। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है 375 एडी में राजा बना और 414 एडी तक ही रहा। चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय है वो चौथी और 5वीं शताब्दी है। ध्यान रखना, ये सवाल ही पूछा जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का समय है चौथी शताब्दी, समुद्रगुप्त का समय चौथी शताब्दी है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय है वो चौथी और 5वीं शताब्दी है, 375 एडी से 414 एडी। आपको पता है इसी के समय में फाहियान आया था, 399 एडी में फाहियान आया था ना, उसकी बात खैर बाद में करेंगे। उसके बाद 375 से 414 एडी मैंने लिखा भी है, 4th या 5th एडी, यानी कि चौथी और 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त सेकंड रहा। इसके बाद इसका बेटा राजा बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो समय है वो 5वीं शताब्दी का है। कुमारगुप्त का समय कौन सी शताब्दी का है? 5वीं शताब्दी का। ध्यान रखना, कुमारगुप्त का समय 5वीं शताब्दी का है। उसके बाद इसका बेटा स्कंदगुप्त। उसके बाद और छोटे मोटे राजा हुए। इस वंश का अंतिम राजा था वो था पुरुगुप्त। पुरु के आगे मैंने लास्ट लिखा है, ठीक है। तो श्रीगुप्त इस वंश का पहला राजा था और पुरुगुप्त जो था इस वंश का सबसे लास्ट का या अंतिम राजा था। लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास आकर के ये वंश जो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसका विघटन यानी कि बिखराव, विघटन माने बिखराव, कुमारगुप्त के समय में, कुमारगुप्त के आखिर में इसका बिखराव शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के समय में बिखराव और तेज हुआ और पुरुगुप्त तक आते आते ये ख़त्म हो गया। आप देखें जैसे ना औरंगजेब के समय में बिखराव शुरू हो गया, औरंगजेब के समय में बिखराव शुरू हो गया। उसके बाद मोहम्मद मुअज्जम जहांदार, फर्रुख सिंह राय, इनके समय में बिखराव और तेज हो गया और लास्ट में बहादुर शाह जफर नाम मात्र रह गया था। तो ऐसे सीन है इन लोगों का। खैर, तो इस वंश का मैंने लिखा रियल एफ, इस वंश का जो रियल फाउंडर था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। समझ रहे मेरी बात? इसमें कुछ भी ऐसा कुछ तो है नहीं जो गुड़ आ रहा हो, इसमें जो समझ में ना आ रहा हो, इसमें आपको याद ही करना है। तो इस वंश का पहला राजा श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इस वंश का सबसे प्रतापी, शक्तिशाली या पावरफुल राजा चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा, इसको लेकर भी विवाद है। जब हम मेंस पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में तो कितनी भी समुद्रगुप्त को होना चाहिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को होना चाहिए, तो अलग बातें हैं। लेकिन पीटी में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे तो आपने आंसर चंद्रगुप्त सेकंड देना, ठीक है। अब यहीं पर मैंने जैसे भी बताया ना कि इसकी पतन की शुरुआत कहाँ से हुई, मैंने लिखा पतन प्रारंभ, है ना। मैंने चीज़ें शॉर्ट में लिखी हैं, आप लोग कॉपी पेन अपने साथ लेके रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरे डिटेल में नोट्स बनाऊंगा तो मैं इस बोर्ड पे पूरे को लिख नहीं पाऊंगा और गुप्त वंश जो 1 हफ्ते में ख़त्म होगा, जिसको मैं 1 सवा घंटे की वीडियो में निपटाना चाह रहा हूँ।
तो पतन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है पुष्यभूति जाति के हमले की वजह से। जैसे मुगल वंश के पतन की शुरुआत कहाँ से हुई? मुगल वंश के पतन की शुरुआत कहाँ से हुई? मुगल वंश के पतन की जो हाँ बताएं। दक्षिण में मराठों का उभार और राजपूताना में राजपूतों का विद्रोह, यहाँ से शुरुआत हुई थी। मुगल वंश का पतन तेज हुआ नादिर शाह के हमलों की वजह से। नादिर शाह के हमलों की वजह से इस वंश का पतन और तेज हुआ और अब्दाली के हमलों के बाद ये अंतिम घड़ियाँ गिनने लगा। तो गुप्तों के समय में राजा कुमारगुप्त किसका बेटा? चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था कुमारगुप्त के समय में उत्तर पश्चिम की ओर से पुष्यभूति जाति का हमला हुआ था। जैसे कहते हैं ना तुर्कों के समय मंगोल हमले होते थे अक्सर, है ना, शक और कुषाण ये भी हमलावर थे, तो विदेशी हमले अक्सर होते रहे। तो गुप्तों के समय में, कुमारगुप्त के समय में पुष्यभूति जाति का हमला हुआ था। ये बहुत ही लड़ाकू बर्बर जाति थी। हालांकि कुमारगुप्त के बेटे राजकुमार स्कंदगुप्त ने इनको हरा के भगा दिया था। जो स्कंदगुप्त का अभिलेख मिलता है आपको, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख। तो स्कंदगुप्त का जो भित्री स्तंभ लेख है, भित्री स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? कानपुर के पास से ना। अभी आगे मैंने लिखा भी इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको। तो स्कंदगुप्त का जो भित्री स्तंभ लेख है उससे पता चलता है कि कुमारगुप्त के समय में पुष्यभूति जाति का हमला हुआ था। हालांकि इनको हरा के भगा दिया गया था, लेकिन ये हमला जो था बहुत ही ताकतवर था और यहीं से अवस्थाएं शुरू हो गई थी, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो गई थी। तो पतन का प्रारंभ हो गया था कुमारगुप्त के समय में ही पुष्यभूति हमले की वजह से। फिर आता है कि पतन का तात्कालिक कारण क्या था। जैसे आप कहते हैं ना जो हमारी क्या कहते हैं ये मुगलों के पतन का तात्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के हमले, है ना। मुगल वंश तो भरभरा कर गिर रहा था। उसके बाद तो ये आ रहा था कि लूट सके तो लूट, तो वो लूट कौन कर ले? मराठे लूट लें उसको अवध लूट ले, या अंग्रेज लूट ले, या फ्रांसीसी लूट लें। तो लास्ट में जो कामयाबी मिली उस लूट को पूरा करने में अंग्रेज़ों को मिली। तो उसी तरह से जो गुप्त वंश था उसके पतन का तात्कालिक कारण था हूणों का हमला। ये भी मध्य एशिया से आए थे, हूण बड़बड़ जाती थी ये भी। जैसे कहते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? आर्यों का हमला। तो गुप्तों के पतन का तात्कालिक इमीडिएट यानी उसी समय उनके भरभरा कर गिर जाने का जो कारण था वो था हूणों का हमला। जैसे बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था? बौद्ध धर्म के पतन के भारत में बहुत सारे कारण थे, लेकिन लास्ट में किसके हमले को बौद्ध धर्म के पतन का तात्कालिक या फौरी कारण कहा जाता है? किसी को याद है? सिकंदर। बौद्ध धर्म के पतन का तात्कालिक कारण क्या था? यह लास्ट में भारत में किसके हमलों की वजह से बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया भारत से? कोई राजा था जिसने उत्तर भारत में बहुत से बौद्ध मठों पर हमला किया था। आप लोग बताइए कमेंट में मुझे, नहीं तो मैं अलग से लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए खैर, किसी को कुछ नहीं आता, ओके। तो हूण जो थे, हूणों का राजा था तोरमाण, जिसने स्कंदगुप्त के समय में हमला किया था। हूणों ने भारत पर हमला किया था, उस समय राजा था स्कंदगुप्त, और जिस हूण जाति ने हमला किया था उनका कमांडर था तोरमाण। इनके हमले की वजह से गुप्त वंश का भारत में पतन हो गया था। पतन प्रारंभ हुआ पुष्यभूति के हमले की वजह से कुमारगुप्त के समय में, और पतन किसके समय में हो गया? तात्कालिक कारण क्या बना? फौरी या इमीडिएट रीजन क्या बना? हूणों का हमला। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है। आगे चले। अच्छा, अब प्रभावती गुप्ता कौन थी? मैंने अभी आपको बताया चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, चंद्रगुप्त सेकंड की ये बेटी थी। अब इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो प्रभावती गुप्ता, अच्छा तो इस हिसाब से तो आप ये लगा लें कि कुमारगुप्त और प्रभावती जो हुए भाई बहन हुए, है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की ये दोनों संतानें थीं, कुमारगुप्त और प्रभावती सेकंड, ये प्रभावती गुप्ता। अब इनकी जो माता थी वो थी कुबेर नागा, ठीक है ना, क्योंकि पूना ताम्रपत्र लेख में देखो, पूना ताम्रपत्र लेख में प्रभावती खुद को कहती है नागकुल संभूता। प्रभावती गुप्ता पूना दानपत्र या पूना ताम्रपत्र लेख में खुद को कहती है नागकुल संभूता, यानी नागकुल में पैदा हुई। फिर एक कुबेर नागा पता चलता है, तो उससे तार भिड़ाए गए। अच्छा भाई, कुबेर नागा जो थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी थी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी थी कुबेर नागा, और इन्हीं की संतानें थी कुमारगुप्त और प्रभावती, ठीक है। अब एक और होता है काकुस्वर्मन, ठीक है ना, काकुस्वर्मन। ये साउथ इंडिया में एक एम्पायर था जिसे कहते थे कुंतल।
दक्षिण भारत में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के आसपास, इसको कहते थे कुंतल, ठीक है ना, कुंतल नरेश। तो कुंतल नरेश था काकुत्स वर्मन। ये काकुत्स वर्मन जो था चंद्रगुप्त सेकंड की शक्ति के असर में था। आपको पता है ना, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। जो इसका पिता समुद्रगुप्त था उसने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। बाद में दक्षिण में काकुत्स वर्मन की बेटी से कुमारगुप्त की शादी हुई थी। मैंने लिखा ना, काकुत्स वर्मन साउथ में कुंतल किंग समधी। किसका समधी? चंद्रगुप्त सेकंड का। और किसका ससुर? कुमारगुप्त का, ठीक है ना। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कालिदास। तो मैं आपको पूरा बता दूँ, ये बहुत शॉर्ट हो गया, कि आपको पता है समुद्रगुप्त ने जो है कि दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था, और हराने के बाद उनके राज लौटा दिए थे, जिसको कौन सी नीति कहा गया था? धम्म नीति। धम्म नीति में क्या था? वो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी कि कब्जा करना और कब्जा करके छोड़ देना, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत जो था वो समुद्रगुप्त की शक्ति के असर में था। चंद्रगुप्त ने भी इस पर दबाव और बढ़ाया दक्षिण भारत पर, लेकिन चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया पर सीधे कब्जा नहीं किया, सीधे रूलिंग नहीं की। तो चंद्रगुप्त ने इस कब्जे को और मजबूती देने के लिए, जिस तरह से अकबर ने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी ना राजपूतों के साथ, तो उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई होगी या अपनाई थी। तो उसने अपने बेटे कुमारगुप्त का विवाह किया कुंतल नरेश काकुत्स वर्मन की बेटी से, ठीक है ना। उसके बाद कालिदास को दूत बनाकर भेजा था। इसी काकुत्स वर्मन के दरबार में महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना दूत बना करके भेजा था। तो कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त सेकंड की काफ़ी तारीफ भी करते हैं, और कालिदास कविता के रूप में ये कहते हैं कि कुंतल नरेश जो है अपने राजकाज का भार चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर छोड़ के आराम से अपना जीवन जी रहा है, समझ रहे ना। तो इससे ये आभास मिलता है कि ये साउथ के जो राज थे उसके भी आश्रित रहे होंगे या उसकी शक्ति के असर में रहे होंगे। खैर, तो आपसे ये पूछेगा कि कुमारगुप्त का विवाह कहाँ हुआ था, काकुत्स वर्मन कुंतल क्या है, और यहाँ पर दूत बनाकर किसको भेजा था? कालिदास को भेजा था, ठीक है। अब कुमार देवी किसकी बेटी, किसकी पत्नी थी? कीर्ति कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त थर्ड की, फर्स्ट की, ठीक है। तो वैशाली आपको पता ही है, नेपाल की तराई में जो स्टेट एम्पायर हुआ करता था वैशाली, तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी जाति की राजकुमारी थी कुमार देवी। तो कुमार देवी का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त फर्स्ट से। जैसे बिंबिसार था ना, बिंबिसार ने भी पंजाब में एक मद्र कुल की कन्या थी, उनसे विवाह हुआ, लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह हुआ, राजकुमारी चेलन्ना से विवाह हुआ। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने आसपास अपने इलाके को मजबूत किया था। तो उसी तरह से कुमार देवी से शादी की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से शादी करने के बाद नए सिक्के चलाए थे। ध्यान सुनना, मैंने इसको यहाँ लिखा नहीं है। नए सिक्के चलाए, उस सिक्के का नाम था रूपक या रूप्यक, चांदी का सिक्का था वो। क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि गुप्त वंश में चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए। और ये स्मारक सिक्का था, किसकी याद में चलाया गया था? किसकी याद में चलाया गया था? कुमार देवी और चंद्रगुप्त के विवाह की याद में नया सिक्का चलाया गया था। इसको रूपक भी कहते हैं और रूप्यक भी कहते हैं। चांदी का सिक्का था ये रूपक या रूप्यक जो है ना, यही शेरशाह के समय में हो गया था रुपया, जो आज भी चल रहा है, ठीक है ना। चलिए साहब, अब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर हमला किया था, और दक्षिण भारत पर हमला करने के बाद वहाँ पर 12 राजाओं ने संघ बनाया था उससे मुकाबले के लिए, लेकिन ये संघ हार गया था। जैसे सुना ना, दासराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, तो एक और सुदास और दूसरी ओर 9 कबीले। तो इसी तरह से एक और समुद्रगुप्त की सेना और उसके बाद साउथ के 12 राज्यों ने मिल करके उसका मुकाबला किया, लेकिन हार गए, जीत नहीं पाए। इसका मतलब समुद्र की ताकत जो है वो काफ़ी पावरफुल रही होगी। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण के जो 12 राज्य थे, या दक्षिण के 12 राज्यों का जो ग्रुप था या गुट था, उसका नेता कौन था? विष्णुगुप्त था। कांची कहाँ है? तमिलनाडु में ना। कांची नरेश विष्णुगुप्त जो था इस 12 राजाओं के संघ का नेता था, लेकिन ये लोग हार गए थे। अब जब ये लोग हार गए तो समुद्रगुप्त ने समझदारी से काम लिया, क्योंकि कहाँ वो पाटलिपुत्र में बैठा है और कहाँ साउथ इंडिया। उसे पता है कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट रूलिंग करूँगा तो हो सकता है यहाँ तो मैं कब्जा कर ही ना पाऊँ प्रॉपर तरीके से, और उत्तर भारत जो मेरा मूल एरिया है वो भी रह जाए। तो उसने इन लोगों को आज़ाद कर दिया था अधीनता की शर्त पर, ठीक है ना। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण माने कब्जा करना, मोक्ष माने माफ़ करना, और अनुग्रह माने दया करके उनका राज वापस लौटा देना, ठीक है। तो आगे चलें।
अब यहाँ पर देखो, आपको जो है दो नाम बड़ा कंफ्यूज करेंगे, एक रुद्रसेन और एक प्रवरसेन। अब यहाँ पर इमरान जी कि कैमरा इधर को, यहाँ पर थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, जूम हो सकता है यहाँ तक, थोड़ा सा होगा। देखो इसको सोनू भाई इसको साफ कर ही देंगे बाद में आप हैं। देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला, उसमें शायद दिखाई दे रहा हो, ये मगध है, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो राज था वो यहाँ था मगध में। इस राज को आगे बढ़ाया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अपने राज को जो कह पूरा का पूरा, जिसको उसके पूरे कंट्रोल में था, जिसे आप कह सकते हैं ना, जो उसके पूरे कंट्रोल में रहा होगा, उसको उसने बढ़ाया यहाँ तक। ये सारा का सारा इलाका उसने जीत लिया। लेकिन ध्यान रखना, असम जो था, असम को ये लोग नहीं जीत पाए थे। समुद्रगुप्त के एम्पायर में असम, उत्तरी पूर्वी भारत, कश्मीर ये नहीं थे, ध्यान रखना। समुद्रगुप्त के एम्पायर में आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी, ये सारा का सारा एरिया शामिल था, ठीक है। इसमें ये गंगा नदी है ना, सुन लीजिए इसको, ये गंगा नदी है और उसके बाद ये यमुना नदी है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है, इसे कहा गया आर्यावर्त। क्या कहा गया? आर्यावर्त। वही वाले जहाँ पर आर्य रहे थे, इस इलाके को कहा गया है आर्यावर्त। अच्छा चलो, बात निकली है तो मैं बता दूँ आपको ये कहाँ से आ रही। आपको पता है अशोक का कौन सा शिलालेख? प्रयाग अभिलेख, है ना। अशोक का प्रयाग अभिलेख का क्या सीन है? प्रयाग शिलालेख का क्या सीन है अशोक के? कहाँ से आया, कहाँ से आया, कुछ पता अमन जी? आपको पता होगा कि इलाहाबाद के पास एक है कौशाम्बी। कौशाम्बी में, इलाहाबाद के पास क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी में अकबर के समय में एक तालाब के पास पत्थर, बड़ा विशाल पत्थर दिखाई दिया उसके कर्मचारियों को, और उस पत्थर पे पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई थी। अकबर को वो कुछ खास महत्वपूर्ण चीज़ लगी, उसने उसे उखड़वाया और उखड़वा करके प्रयाग के किले में रखवा दिया। इसीलिए उसे कहते हैं प्रयाग या कौशाम्बी शिलालेख या प्रयाग या कौशाम्बी अभिलेख। बाद में जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज स्कॉलर आए, तो उन्हें पता चला ये तो सम्राट अशोक का है। उसको और खोदा गया, अरे इस पे तो और कुछ भी लिखा हुआ, अलग अलग भाषाएं लिखी हुई हैं, अलग अलग समय का ये है। तो एक्चुअली जो है, जो कौशाम्बी से जो शिलालेख मिला था वो अशोक का था। अशोक ने उसने अपने बारे में बहुत सारी बातें लिखवाई थी, है ना। उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, दान का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक की पत्नी द्वारा जो बौद्ध संघ को दान दिया गया था उसके बारे में उस पर जिक्र है। तो प्रयाग या कौशाम्बी का शिलालेख एक ही बात हुई ना, कौशाम्बी से मिला था, जिसे अकबर ने प्रयाग में गड़वा दिया, ठीक है। प्रयाग के किले में उठवा के मंगवा दिया, रखवा दिया, सुरक्षित रखवा दिया। अब बाद में इसी पत्थर पर समुद्रगुप्त के बारे में कुछ लिखा गया, इसी पत्थर पर समुद्रगुप्त के बारे में कुछ लिखा गया। समुद्रगुप्त की तारीफ लिखी गई है, तारीफ को कहते हैं प्रशस्ति, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की इस पे तारीफ या प्रशस्ति लिखी गई है, समुद्रगुप्त का बखान किया गया। अब ये जो प्रशस्ति है कहाँ से मिली है? प्रयाग से, इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसको लिखा है हरिशेन ने। किसने लिखा है? हरिशेन ने इसको लिखा है प्रयाग प्रशस्ति को। और प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। इस प्रयाग प्रशस्ति में या इस पत्थर के ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है कि कैसे वो राजा बना, कैसे वो राजा बना। उसके बारे में कहा गया है कि उसके पिता ने दरबार में ही उसका नाम जो था वो अनाउंस कर दिया था कि मेरे बाद जो है ये राजा बनेगा, ठीक है साहब। बड़ा बेटा था सबसे, ये किसका बेटा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा। तो कैसे उसने राज पाया, कैसे उसका राज्याभिषेक हुआ, प्लस उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, उसका खुद का व्यक्तित्व क्या था, ये बताया गया है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है उसके बारे में उसका जिक्र है। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान जो हैं आपको हरिशेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति से मिलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में कई युद्धों का जिक्र है। एक युद्ध, दो युद्ध जो लड़े गए हैं उनको उसने नाम दिया है आर्यावर्त के युद्ध। तो आर्यावर्त के जो युद्ध हैं ये वो इलाका है गंगा और यमुना का दोआब, गंगा यमुना के बीच के इलाका। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने दो युद्ध लड़े। पहला युद्ध लड़ा राज्याभिषेक के बाद, यहाँ पर 3-4 राजाओं के संघ को हराया। हराने के बाद ये इलाका, ये सारा का सारा इलाका जो है अपने एम्पायर में मिला लिया। इसे कहते हैं आर्यावर्त का पहला युद्ध। उसके बाद समुद्रगुप्त जो था ये यहाँ से चला इस रास्ते से, ये देख रहे हैं आप ना, ये रास्ते से चला और रास्ते में जो भी पड़ा उनको जीतता हुआ गया। रास्ते में जो भी पड़ा उनको वो जीतता हुआ आया, रास्ते में जो भी पड़ा उनको वो जीतता हुआ आया। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचा ना, तो आपको पता है एक आठविक जाति है जिसने अशोक को भी परेशान किया था,
और अशोक ने कहा था कि वो शांत रहें अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। देवनाम प्रिय उदार ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी है। देवनाम प्रिय दयालु ही नहीं अपितु शक्तिशाली भी है। वो शांत रहें अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। वही वाले 8वीं कहाँ से? मध्य प्रदेश में जबलपुर से उड़ीसा तक ये फैले हुए थे। जनजाति थी ये, घने जंगलों की लड़ाकू जनजाति थी। तो इसके रास्ते में इस 8वीं जाति ने समुद्रगुप्त के रास्ते में भी बाधा डाली थी। तो समुद्रगुप्त जब यहाँ से चढ़ा तो 8वीं को ने इन्हें परेशान किया। इनसे बचता बचाता वो साउथ में आया। इमरान जी समझ रहे हैं ना? साउथ में आया और साउथ में 12 राजाओं के संघ को हराया। इस युद्ध को कहा जाता है दक्षिणापथ का युद्ध। कौन सा युद्ध? दक्षिणापथ का युद्ध। उसके बाद वो यहाँ से वापस लौटा, ध्यान रखना, यहाँ से वो वापस लौटा और वापस लौटते हुए इधर को नहीं गया, वो इधर को कहीं को नहीं गया, ऐसे करके आता गया। यहाँ को क्यों नहीं कहा, इधर को क्यों नहीं गया, कहा इधर को क्यों नहीं गया? उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में जो एक पावरफुल एम्पायर था जिसे कहते थे वाकाटक, ठीक है ना? कौन सा टक? वाकाटक। ये सवाल भी आता है कि गुप्तों के समय में दक्षिण की शक्तिशाली शक्ति कौन सी थी? वाकाटक थी। समुद्रगुप्त ने इन पर हमला नहीं किया। अब वो इतिहास की बात है, कभी ये डिस्कशन की बात है, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, उनकी शक्ति से डर गया या थक गया था या फिर से तैयारी करके फिर आना था, जो भी है, उसने वाकाटकों पर हमला नहीं किया। ना ही वाकाटकों ने समुद्रगुप्त पर हमला किया। समझ गए? वाकाटक कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। ये सारा का सारा इलाका जो है ये वाकाटकों का है। तो वो इनके इलाके से वापस आया, लेकिन लौटते हुए इसने इन 8वीं को हराया। इन 8वीं को हरा दिया और हरा करके अपना दास बना लिया। कहने का मतलब क्या है कि इसने ये वाला जो हिस्सा है ये भी अपने एम्पायर में मिला लिया। लेकिन इन 12 राजाओं को हराया था जिसे कहते हैं दक्षिणापथ का युद्ध, इनको छोड़ दिया, इन्हें इनका राज वापस लौटा दिया और वापस आ गया। अच्छा, अब इस युद्ध में दक्षिण में भी लड़ना है, 8वीं को से भी लड़ना है, काफ़ी लंबे समय ये बाहर रहा। तो उस दौरान यहाँ पर गदर हो गया। भाई उसने इनका राज क्यों लुटाया होगा? उसे पता अपना जो मूल राज था वो तो हाथ से निकला जा रहा है। तो जब ये वापस आया तो ये बहुत से लोग फिर से आज़ाद हो गए थे, तो इनको फिर से हराया। पहली बार इसने आर्यावर्त का, ये कहते हैं ना आर्यावर्त के 2 युद्ध, पहली बार जो युद्ध हुआ उसमें 3 राजाओं को हराया, 3 राजाओं के संघ को हराया। फिर हुआ आर्यावर्त का दूसरा युद्ध, इसमें 9 राजाओं के संघ को हराया। ठीक है। अब आर्यावर्त के पहले और दूसरे युद्ध जो थे इसमें इन सभी राजाओं का सफाया किया और इनका राज जो है अपने एम्पायर में मिला लिया। ठीक है ना। तो इस निधि को कहा गया, आर्यावर्त के जो 2 युद्ध लड़े गए, हराया और हरा के अपने राज्य में मिला लिया। 8वीं को हराया, हरा करके अपने राज्य में मिला लिया। इस नीति को कहा गया, शायद मैंने कहीं आके लिखा भी होगा, हाँ ये मैंने लिखा है, थोड़ा सा इधर ले आएंगे सर, फिर उधर चलेंगे मैप में। आज आपका काम थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेन ने। ठीक है ना। अब ये जो चंपू शैली क्या है, ये भी मैं बात को बताता हूँ। अभी जो मुद्दा अपना चल रहा है उसी पे चलते हैं। इसमें इसने युद्धों में अपनी जो नीतियाँ अपनाई हैं उसमें से एक नीति को कहा गया असुर नीति। क्या कहा गया? असुर नीति। असुर माने राक्षस, है ना, दैत्य दानव। तो मैं लिखा आर्यावर्त के 2 युद्धों में, आर्यावर्त के 2 युद्ध, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, उसमें और 8वीं को किया। इस असुर नीति को कहा गया प्रस्वोद्धरण। प्रस्वोद्धरण का मतलब है जड़ से उखाड़ के फेंक देना। जैसे पीछे घास होती है ना, जैसे गाजर घास है, उसे आप काट दो फिर उगाती है, काट दो फिर होगा। दूब है, दूभर जिसे कहते हैं ना, कितने उखाड़ो कितने काटो वो फिर हो जाती है। अगर उसे जड़ से उखाड़ दो तभी वो नष्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या उसके ऊपर फर्श कर दो, है ना, फर्श के ऊपर भी जम जाती है घास। ओके, तो उसको अगर जड़ से उखाड़ दोगे तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी। तो 8वीं को और गंगा यमुना के दोआब में, यानी कि उत्तर भारत में जिन राजाओं को हराया गया उन्हें जड़ से खत्म कर दिया गया। इस नीति को कहा गया प्रस्वोद्धरण या असुर नीति। ठीक है ना। अब दूसरी नीति युद्ध में जो उसने अपनाई उसको कहा गया धम्म नीति। धम्म मतलब धर्म से है ना, दया दान कल्याण से संबंधित है कुछ। दूसरी नीति को कहा गया धम्म नीति। ये जो धम्म नीति थी इसमें दक्षिण के जो 12 राज्य थे उनको ग्रहण किया गया, माफ कर दिया गया और उन्हें राज लौटा दिया। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ठीक है ना। अच्छा, इस दक्षिण के 12 राजाओं को हराने के बाद इसने किया था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ किया था। अभी अश्वमेध यज्ञ की बात बाद में करेंगे। उसके बाद इनसे इधर आ जाएंगे सर इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है वाकाटक, इन पे तो इसने हमला किया नहीं, वाकाटकों पर हमला नहीं किया। लेकिन यहाँ पर राजस्थान, पंजाब में एक्चुअली पंजाब हरियाणा, यहाँ पर है कुषाण। कौन है? यहाँ पर है कुषाण। और इधर गुजरात में है शक। कौन है? शक कुषाण जो आए थे ना, अभी भी जिंदा हैं ये शक कुषाण, धीरे धीरे अभी भी इनके अवशेष बचे हुए हैं। तो ये शक और कुषाण जो हैं अभी भी काफ़ी ताकतवर थे ये, लेकिन इन पर कब्जा नहीं हो पाया था। ना ही समुद्रगुप्त ने इन पर हमला किया है।
शकों और कुषाणों पे समुद्रगुप्त ने हमला नहीं किया है, लेकिन ये इसकी पावर के असर में थे। पावर के असर में होने का मतलब ये है कि सीमा पर ताकतवर राजा है तो उससे थोड़ा सा समझौता कर लेना। तो इन लोगों ने समुद्रगुप्त के हमले से बचने के लिए उससे समझौता किया था, और समझौते की शर्त जो थी वो ये थी कि टैक्स देते रहें। क्या देते रहें? टैक्स देते रहें, सर्व कर, दानाज्ञाकरण, प्राणागमन, जितने भी टैक्सेस हैं वो आप हमें देते रहें, हमारी आज्ञा माने। आज्ञाकरण का मतलब हमारी अधीनता माने, हमारी अधीनता मान लो, हमें टैक्स देते रहो। और प्राणागमन यानी कि दरबार में नियमित हाजिरी देने आते रहो। तो दरबार में नियमित हाजिरी देने का मतलब क्या था? जैसे आपने देखा औरंगजेब और शिवाजी के बीच में समझौता हुआ, तो संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया था, और संभाजी तो फिर औरंगजेब के दरबार में गए थे अपनी फौजी टुकड़े के साथ। तो एक्चुअली कि वो क्या थी, संभाजी जो थे वो एक तरह से समझौते की गारंटी थे कि भाई आप आओ और आप हमारे साथ मिल जाओ। जब आप हमारे साथ रहोगे तो साउथ में कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। तो इसी तरह से आप शकों कुषाणों से क्या कहा? सारे टैक्स देते रहो, सारे टैक्स देते रहो। एक बार पॉज कर देना इसको। तो कहाँ था मैं? हाँ, कि शकों कुषाणों से कहा गया कि टैक्सेस सारे देते रहो, अधीनता मान लो, आज्ञाकरण, और दरबार में हाजिरी देते रहो। तो इस नीति को कहा गया था सर्व कर, दान, आज्ञाकरण। देखो आपसे पूछेगा कि प्रस्बोधरण या असुर नीति आठवीकों के साथ और आर्यावर्त के 2 युद्धों में उत्तर भारत में, ठीक है ना, ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण के 12 राजाओं के खिलाफ। ओके, उसके बाद जो शक और कुषाण है, जो उसकी सीमा पर जो उसके आश्रित राज हैं, उनके साथ सर्वकर, दान, आज्ञाकरण, ठीक है ना, प्राणागमन की नीति अपनाई। फिर आता है प्रत्यंत यानी कि पड़ोसी, जो प्रत्यंत या पड़ोसी, अब पड़ोसी वो इधर भी रहे होंगे, इधर भी रहे होंगे, इधर भी रहे होंगे, उनसे कहा गया आत्मा निवेदन, कन्याोपदान, गरुड़ मुद्दान। आत्मा निवेदन माने, आत्मा निवेदन का मतलब हाँ सर हम तो आपके ही हैं, है ना। कन्याोपदान, कन्याोपदान का मतलब है अपनी किसी कन्या का, अपने राजवंश की किसी भी राजकुमारी का विवाह हमारे राजवंश में करो। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे का विवाह किससे हुआ? कुंतल नरेश की बेटी से, है ना। तो आत्मा निवेदन क्या है लिखा हुआ? आत्मा निवेदन यानी कि आत्मा निवेदन का मतलब एक तरह से अधीनता ही है। अधीनता मानो, अपनी किसी कन्या का विवाह हमारे राजवंश में करो। और गरुड़ मुद्रांक, गरुड़ मुद्रांक का मतलब क्या है? गुप्तों का जो राजचिन्ह था वो गरुड़ था। गुप्तों का राजचिन्ह क्या था? गरुड़ था। गरुड़ उनका राजचिन्ह था। तो गरुड़ मुद्रांक का मतलब ये है कि हमसे अपने राज्य का सर्टिफिकेट लो। जैसे औरंगजेब था ना, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां, जहांगीर जो थे, तो बहुत से राजपूतों ने इनकी अधीनता मान ली थी। तो अधीनता मानने के बाद ये था कि भाई हम आपके इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन राजा के बाद नया राजा कौन होगा? तुम राजा हो, तुम्हारे बाद नया राजा कौन होगा ये हम तय करेंगे। तो आमतौर पर जो राजा का बड़ा बेटा होता था उसे ही राजा बना दिया जाता था, लेकिन तब तक राजा नहीं माना जाएगा तब तक के मुगल बादशाह सर्टिफिकेट ना दे दे। और वो सर्टिफिकेट क्या होता था? टीका भेजा जाता था। क्या भेजा जाता था? टीका। टीका जो थी एक रस्म थी कि जो नया राजा है उसे मुगल दरबार से कुछ खास किस्म के जोड़े भेजे जाएंगे और कुछ गिफ्ट भेजी जाएंगी कि ठीक है भाई हमने आपको अपना राजा, हमने आपको नया राजा मान लिया। और जिस राजपूत ने उस टीका को स्वीकार कर लिया उसका मतलब ये है कि उसने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली। अब मारवाड़ ने जो बगावत की थी महाराजा जसवंत सिंह के मरने के बाद, जो था वहाँ की जो जनता चाहती थी कि महाराजा जसवंत सिंह के बेटे को टीका दिया जाए, जो हाल ही में जन्म हुआ 2-3 माह का है। लेकिन जसवंत सिंह के मरने के बाद औरंगजेब ने उनके बेटे को उनका वारिस न मान करके इंदर सिंह को उनका वारिस मान लिया था। यही से विद्रोह या बगावत शुरू हो गई थी। तो वही वाला इलाका, गरुड़ जो था उनका राजचिन्ह था। गरुड़ मुद्रांक का मतलब ये था कि अपने राज्य का सर्टिफिकेट जो है वो हमसे लो, ठीक है। ये चलता रहे तो सब बढ़िया है। तो ये साहब समुद्रगुप्त का जो राजकवि था हरिसेन, उसने उसके बारे में लिखा है प्रयाग शिलालेख पर, जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। उससे उसकी विजय अभियानों के बारे में पता चलता है, कहाँ कहाँ जीता और विजय अभियानों में उसने क्या क्या नीतियाँ अपनाई। उसकी 2 नीतियाँ थीं, धम्म नीति और असुर नीति। असुर नीति जो थी आठवीकों और आर्यावर्त के 2 युद्धों में, और जो धम्म नीति है, धम्म नीति के 3 हिस्से हैं। ग्रहण मोक्षानुग्रह दक्षिण भारत के 12 राज्यों के खिलाफ, एक शकों और कुषाण से, जिनको क्या कहा गया था? शकों और कुषाण को क्या कहा गया था? सर्व कर, दान, आज्ञाकरण, प्राणागमन, ठीक है ना। और पड़ोसी देशों से आत्मा निवेदन, कन्याोपदान, गरुड़ मुद्रांक। चाहे IAS का एग्जाम दे लेना, चाहे PCS का, चाहे वनडे का। देखो वनडे का एग्जाम दोगे, मैं आपको बता दूं, वनडे का एग्जाम दोगे ना तो वनडे में आपसे पूछेगा दक्षिण में कितने राज्यों को हराया।
दक्षिण को किसने जीता? गुप्तों में सबसे पहली बार वनडे में, आप वनडे एग्जाम देने जाओगे आप, वनडे लाइक पटवारी, लाइक डीएलएड, कि दक्षिण के कितने राजाओं को जीता? 12 राजाओं को। सबसे पहले किसने जीता? इसने जीता। और कठिन पूछ लेगा तो भाई ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछ लेगा कि वाकाटकों को जीता था या नहीं जीता था? नहीं जीता था। शको कुषाणों को जीता था या नहीं जीता था? नहीं जीता, जीता नहीं था, अधीन बना लिया था, विलय नहीं हुआ था, ठीक है ना, हमला नहीं किया गया था, वो उसकी शक्ति के डर से खुद ही उसके अधीन हो गए थे। पीसीएस में जाओगे तो ये पूछ लेगा भाई क्या क्या नीतियाँ थीं। पीसीएस में जाओगे तो पूछ लेगा क्या क्या नीतियाँ थी। आईएएस में जाओगे तो पूछेगा कि इन 12 में नेता कौन था, और खुदा ना खास्ता जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हो सकता है इन 12 में कौन कौन शामिल था और कौन कौन शामिल नहीं था। आर्यवर्त में पहले कितने राजाओं को हराया, दूसरे युद्ध में कितने राजाओं को हराया, 8वीं कहाँ से कहाँ तक मिलते थे, ये आईएएस की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन पर भी वो डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन समय लगेगा, फरवरी मार्च तक आते आते, जब स्पेशली आईएएस के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपसे और पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी है, हरिशेन जो था समुद्रगुप्त के अधीन 3 पदों पर था। वो संधि विग्रहित भी था, वो महादंडनायक भी था, और वो कुमारामात्य भी था, सॉरी। तो संधि विग्रहित जैसे आजकल के विदेश और रक्षा मंत्री होते हैं ना, जो आज के विदेश और रक्षा मंत्री होते हैं, उन दोनों तरह के कामों को जो संभालता था, जो मंत्री संभालता था, उसे कहते थे संधि विग्रहित। इसे कहते थे युद्ध और शांति का मंत्री, हरिशेन था, ठीक है ना। महादंडनायक यानी कि सेनापति, महादंडनायक का मतलब सेनापति, तो हरिशेन जो था इसका सेनापति भी था। और कुमारामात्य, जैसे आजकल कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, टॉप ब्यूरोक्रेसी जो होती है, उस दौरान में उसको कहते थे कुमारामात्य। अमात्य पीसीएस, कुमारामात्य आईएएस, ठीक है। तो ये मौर्यों के समय में भी नाम आए हैं, या गुप्तों के समय में आए हैं। तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था, उसका सलाहकार भी था, और कुमारामात्य तो था ही था, महादंडनायक और संधि विग्रहिक भी था, यानी कि नंबर 2 रहा होगा उसके एम्पायर में, ठीक है ना। ये अकबर का शायद बैरम खान रहा होगा, ओके, चलें भाई। तो ये सारी बातें हो गई। इसमें एक चीज़ और है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो चंपू शैली में है। चंपू शैली कि कोई चीज़ आप लिख रहे हो, कहीं आपने गाना गाना शुरू कर दिया और कहीं पैसे लिखना शुरू कर दिया, यानी गद्य और पद्य दोनों में ही, गद्य और पद्य दोनों में ही, इसको कहते हैं चंपू शैली, ठीक है। बात समझ में आ रही कुछ है? कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसने वाकाटकों को, शकों को और कुषाणों को नहीं हराया था। वाकाटकों ने तो इसकी अधीनता मानी ही नहीं थी, वाकाटकों से कोई लेना देना था नहीं। शकों और कुषाणों ने इसकी अधीनता मान ली थी, क्योंकि शकों और कुषाणों ने इसकी जो नीति थी ना, सर्वकर दाना ज्ञाकरण परागमन, वो उसको मान लिया था। कुछ पूछना किसी ने? चलें आगे फिर। यहाँ पे थे ना, हाँ, मैं अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा था। तो आपको पता है वेदों में भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है ना। अथर्ववेद में कहा गया ना, अथर्ववेद में राजा परीक्षित राजा जन्मेजय के बारे में जानकारी दी गई है ना, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, है ना। तो अब जो समुद्रगुप्त है, इसने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। दक्षिण के 12 राजाओं को जीतने के बाद इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, कुमारगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। स्कंदगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया, क्योंकि स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है ना, उसमें लिखा गया, इसमें उसको कहा गया है कि चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ को इसने फिर से कराया। एक लाइन लिखी है कि चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ को इसने फिर से। अनीस भाई जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ क्या होता है जानते हैं? पुराने ज़माने में ना राजा क्या करता था, राजा ने बहुत कुछ जीत लिया इलाका, अब उसने अपना एम्पायर और बढ़ाना है। तो एम्पायर बढ़ाना तो यार कहाँ किस किस पे हमला करूँ, चलो एक काम करते हैं, एक यज्ञ किया गया, यज्ञ में घोड़ा बंधा हुआ है, सारे यज्ञ के कर्मकांड जब पूरे हो गए तो उस घोड़े को छोड़ दिया गया। घोड़े को आगे घोड़ा चलेगा, ऐसा नहीं है घोड़े को ऐसी खाली छोड़ दोगे, वो तो इधर कहीं को भी चरने निकलेगा, उसे क्या पता मैं राजा का घोड़ा हूँ, घोड़ा तो घोड़ा है ना, उसे क्या पता, बेल टेन घोड़ा थोड़ी होगा। तो घोड़े के ऊपर घुड़सवार भी जाहिर सी बात होगा, उसके पीछे सेना, तो घोड़ा चल रहा है साहब, घोड़ा जो है, अब राजा ने कह दिया भाई इधर को जाना, ठीक है जाने। अब जहाँ पर उस घोड़े को रोक लिया गया, जिस राज्य में भी गया, जिस देश में वो गया, अगर घोड़े को नहीं रोका गया, उस देश ने उस घोड़े को नहीं रोका, जाने दिया है, इसका मतलब उस देश ने उसकी अधीनता मान ली है, उस राजा की अधीनता मान ली है, ठीक है ना। जहाँ पर घोड़े को रोक लिया गया, इसका मतलब उसने उसकी शक्ति को चैलेंज कर दिया, अब झगड़ा होगा। तो इसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ, कि जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक जो एम्पायर है वो हमारा है, उसने हमारी अधीनता मान ली है, जिसने उस घोड़े को रोक लिया उससे युद्ध होगा। अब हारो तो हार जाओ, जीतो तो जीत जाओ, जीत गए तो घोड़ा आगे फिर चल पड़ा, हार गए तो छुट्टी, ठीक है ना। तो इसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। तो
समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को हराने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। स्कंदगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और बाद में एक राजा हुआ प्रवरसेन, वाकाटक राजा प्रवरसेन, उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। खूब खून पीता है एग्जामिनर आपका, ठीक है ना, इन अश्वमेध यज्ञों को लेकर के। तो प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब वो आपका खून नहीं पिएगा एग्जामिनर तो पता क्या चलेगा कि आप में कितना पेशेंस है ना। ओके चलें भाई। कहाँ थे? हाँ तो ये बातें मैं कह रहा था। तो एक्चुअली ये बात जो आई थी वो यहाँ से आई थी। मैंने आपको बताया ना कि इमरान जी एक बार और दिखाएंगे इधर। आपको मुझे नजराना तो नहीं देना पड़ेगा इस काम के लिए है? नजराना दे दें? अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। तो ये जो देख रहे हैं ना महाराष्ट्र में वाकाटक, मैंने आपको बताया इस पर हमला समुद्रगुप्त ने नहीं किया था। इस पर हमला चंद्रगुप्त सेकंड ने भी नहीं किया। कितना ताकतवर रहा होगा ये। इस पर हमला चंद्रगुप्त सेकंड ने भी नहीं किया। यहाँ का राजा था प्रवरसेन, देख रहे हैं ना, प्रवरसेन लिखा है मैंने इधर, प्रवरसेन यहाँ का राजा था। चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ के राजा प्रवरसेन से अपनी बेटी की शादी की थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती की शादी की चंद्रगुप्त सेकंड ने। उसके बाद वाकाटकों से इनकी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद क्या हुआ, वाकाटक राजा जो था वो मर गया। वाकाटक राजा मर गया और प्रभावती गुप्ता का जो बेटा था वो बहुत छोटा था। तो प्रभावती गुप्ता ने अब पूरे महाराष्ट्र पे या वाकाटकों की रानी के रूप में शासन किया। प्रभावती गुप्ता ने वाकाटकों की रानी के रूप में शासन किया। अब जब प्रभावती वहाँ की रानी हो गई, सारी फौज जो है प्रभावती की हो गई, तो प्रभावती ने अपने पिता का साथ दिया। अब वाकाटकों की फौज और गुप्तों की फौज दोनों ने मिलकर के, वाकाटकों की फौज अभी रुक जाइए, वाकाटकों की फौज और गुप्तों की फौज दोनों ने मिलकर के इधर गुजरात पर हमला किया। किस पर? गुजरात पर हमला किया और गुजरात को हरा दिया। गुजरात को हरा करके अपने एम्पायर में मिला लिया। और कहते हैं कि बाद के समय में प्रभावती गुप्ता ने अपना राज यानी कि वाकाटक राज या महाराष्ट्र भी अपने पिता को सौंप दिया। अब वाकाटकों की जो स्थिति हो गई वो गुप्तों के सामंत के रूप में हो गई। कुमारगुप्त के समय में भी गुप्तों के सामंत रहे, लेकिन जब स्कंदगुप्त के आखिर के समय में जो है गुप्त वंश का पतन हो गया तो ये जो वाकाटक थे, इधर वाकाटक या इधर जो दूसरे राजा थे, ये धीरे धीरे सारे आज़ाद हो गए थे। वाकाटक जो थे फिर से आज़ाद हो गए थे। इन्हीं में से हुआ था एक पावरफुल राजा प्रवरसेन जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे बाद में। अब इधर आ जाइए। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटक राजा प्रवरसेन से अपनी बेटी का विवाह किया। प्रवरसेन की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। प्रभावती उसके बाद वाकाटक यानी कि महाराष्ट्र में संरक्षक रानी के रूप में राज किया और वाकाटकों की सेना को साथ लेकर के किसने चंद्रगुप्त सेकंड ने गुजरात पे हमला किया। और गुजरात पे यहाँ पर कौन थे? शक जाति के लोग थे। शकों को हरा दिया और हराने के बाद लोगों ने उसको कहा था शकारी। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो शकों को हराने के बाद टाइटल लिया था विक्रमादित्य और लोगों ने उसको कहा था शकारी, ठीक है ना। अब इस विजय की याद में चंद्रगुप्त सेकंड ने गुजरात में या शकों के एम्पायर में चांदी के सिक्के चलाए थे ना, सोने के सिक्के चलाए थे, स्वर्ण, ठीक है ना, जिसको नाम दिया गया दिनार। सोने के सिक्के या दिनार सिक्का चलाया गया था और इसको कहते हैं व्याघ्र या बाघ शैली का सिक्का। व्याघ्र या बाघ शैली का सिक्का का मतलब क्या है कि आगे बाघ भाग रहा है और पीछे राजा उस पर धनुष से तीर चला रहा है। तो कहते हैं कि ये जो प्रतीक व्याघ्र शैली के जो सिक्के थे चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए और ये प्रतीक थे चंद्रगुप्त सेकंड की गुजरात या शक विजय के, ठीक है। आगे चलें। अब जिस शक राजा को हराया गया था गुजरात में चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, उसका नाम था रुद्रसेन थर्ड, ठीक है। इसका क्या नाम था? रुद्रसेन थर्ड। ये मैंने लिखा रुद्रसेन थर्ड हारा शक, ये लिखा मैंने हारा शक। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त नहीं हराया, चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया शक राजा को, उसका नाम था रुद्रसेन थर्ड। और प्रवरसेन जो था वाकाटक राजा था प्रभावती गुप्ता का हस्बैंड, ठीक है। ओके, खिचड़ी तो नहीं बनेगी है? खिचड़ी बने तो इसको बैक करके देख लेना और अलग से लिख लेना। सारी बातों को मैं चबा चबा के बता चुका हूं मैं, समझ गए? आगे चलें। अब मेघवर्मन। मेघवर्मन क्या है? मेरा गला खुशक हो गया, मैं चाय पीऊंगा, 1 मिनट के लिए ब्रेक है आपके लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने लिखा मेघवर्मन श्रीलंकन, यहाँ पे लिखा है मेघवर्मन श्रीलंकन बोध गया में समुद्र से रिक्वेस्ट है। तो अब देखो, जैसे आप मुझसे लोग कहते हैं ना सर अपने नोट्स दे दो, तो नहीं समझ में आएंगे। ये मेरे नोट्स अपने इस तरह के लेसन प्लान है एक्चुअली मेरा ये। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। अच्छा, उस समय श्रीलंका का नाम था सिंगलदीप।
श्रीलंका का एक पुराना नाम सिलोन भी है, तो श्रीलंका का नाम था सिंगल द्वीप। तो प्रयाग प्रशस्ति में ही इसके बारे में जानकारी मिलती है कि सिंगल नरेश ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की परमिशन मांगी थी, जो कि उसको मिल गई। बाद में पता चला कि सिंघल नरेश उस समय जो था वो था मेघवर्मन। तो मेघवर्मन जो है वो श्रीलंका का राजा है, उसने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की परमिशन मांगी थी, जो कि दी गई। अर्थात राजा सहिष्णु है, अर्थात राजा सहिष्णु नहीं तो क्या भाई हम तो ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, हम बौद्ध मंदिर नहीं बनने देंगे, लेकिन परमिशन दी गई, अर्थात राजा जो है वो सहिष्णु थे, ठीक है ना। अर्थात श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, क्यों? क्योंकि वहाँ का राजा बौद्ध मंदिर बनवा रहा, अर्थात किदार जो है बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। समझ गए भाई, है ना। ऐसे एक एक लाइन से इतिहास लिखा जाता है, एक एक लाइन से इतिहास लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलें। नहीं, मेघवर्मन के बाद नहीं, किदार नहीं, मेघवर्मन जो था, सॉरी, मेघवर्मन जो है वो श्रीलंका का राजा था, आई एम सॉरी। अब किदार समुद्रगुप्त के समय में ये पश्चिमी पंजाब का कुषाण राजा था ये, ठीक है ना। पश्चिमी पंजाब का मतलब कौन सा हुआ? पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है ना। जो आज के समय में पाकिस्तानी पंजाब है ना, उस दौर में उसे पश्चिमी पंजाब कहते थे। तो किदार जो था उस समय पश्चिमी पंजाब का राजा था, ये कुषाण राजा था, ओके। वनडे में इतना नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, वनडे में मेघवर्मन पूछ लेगा लेकिन किदार नहीं पूछेगा, बट PCSIS का एग्जाम देने जाओगे तो किदार जरूर पूछेगा। अच्छा, उसके दरबार में नौरत्न भी थे। किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। नहीं यार, आना पड़ेगा मुझे, एक मिनट आना पड़ेगा। तो नौरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। उसमें के 7 लिखे हैं, 2 मैं भूल गया हूँ, आप लोग मुझे याद दिलाए ना, नाम याद नहीं आ रहे मुझे। कालिदास अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, छपड़क, धनवंतरी, बराह मीर। अब 2 रह गए, आप लोग सर्च करके लिख लेना, 2 रह गए। याद आ रहे हैं किसी को? 2 याद आ रहे हैं किसी को? है ना, चलो 2 आप लोग याद करके बताए ना। आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट में बताया ना मुझे। कालिदास जो थे उस दौर के कवि थे। अच्छा, भारत में पहला नाटककार किसको कहा गया? नहीं, नाटक प्ले लिखने वाले, वो तो नाट्यकार थे, डांसर। भास, अभी आएगी बात। तो कालिदास जो है फेमस नाटककार तो थे, नाटक लिखने वाले, ड्रामा लिखने वाले थे, लेकिन पहले ड्रामा प्लेयर नहीं थे ये, ठीक है ना। पहले ड्रामा राइटर, प्लेयर नहीं, ड्रामा राइटर जो थे वो भास थे। और जो पहला नाटक माना जाता है वो स्वप्न वासव दत्ता को माना जाता है। अभी उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ रहते हैं। तो कालिदास जो थे वो कवि थे। अच्छा, इनकी जो कविताएं हैं ना वो ज़्यादातर प्रकृति पर आधारित रही हैं और श्रृंगार रस की हैं। इनकी उपमाएं जो हैं अद्वितीय मानी जाती हैं, वगैरह वगैरह। अब जैसे आप मान लीजिए मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और कालिदास पे लिखने को आ गया, तो अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। प्री के लिए कालिदास जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, अपने समय के फेमस कवि और नाटककार थे। इन्होंने श्रृंगार रस पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अब इनका जो सबसे फेमस नाटक है, सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है इनका, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। और मेघदूतम जो है वो इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। ध्यान रखना, ये सवाल आता है कई बार, तो हम यही भूल जाते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कि महाकाव्य है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो नाटक है, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। और मेघदूतम जो है वो महाकाव्य है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। ऋतु संहार भी जो है कि महाकाव्य है, ओके। अब जिस तरह से समुद्रगुप्त के दरबार में, सोनू समझ आ रहा, जिस तरह से समुद्रगुप्त के दरबार में था हरिसेन, उसी तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था वीरसेन। क्या था? वीरसेन साव। उसी तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन था? वीरसेन साव, ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये महासंधि विग्रहिक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये सवाल सीधे फ्लैट क्वेश्चन में आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंधि विग्रहिक कौन था? वीरसेन साव था। इसने बिहार में उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा में लेख लिखवाया, जिसे हम उदयगिरी गुहा लेख या उदयगिरी प्रशस्ति भी कहते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, राइटर हरिसेन, उसी तरह से उदयगिरी गुहा लेख या उदयगिरी प्रशस्ति जो है वो है चंद्रगुप्त सेकंड की, और किसने लिखी है? वीरसेन साव ने। ये न्याय व्याकरण दर्शन का पंडित था वीरसेन साव, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मंदसौर एमपी में है, मालवा रीजन में, एमपी में मालवा रीजन में मंदसौर एमपी का डिस्ट्रिक्ट है ये। तो यहाँ से भी एक लेख मिला है जिसको लिखा है वत्स भट्टी ने। किसने लिखा है? वत्स भट्टी ने लिखा है, ठीक है ना। किसके समय का है ये? कुमारगुप्त के समय का है। तो इसको हम मंदसौर प्रशस्ति कहते हैं। तो मंदसौर प्रशस्ति किसकी है? कुमारगुप्त की। इसका राइटर कौन है? वत्स भट्टी। देखो, मंदसौर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, उदयगिरी प्रशस्ति किसकी है, किसने लिखी है, कहाँ से मिली है, ये सब आपको याद होने चाहिए, ओके। अच्छा, अब
लाट विषय है, विषय माने जिला, उस समय जिले को क्या कहते थे, विषय कहते थे। तो कोई लाट विषय था, यहाँ पर कोई एक बुनकरों की श्रेणी थी। बुनकर समझते हैं ना, बुनकर कपड़ा बुनने वाले, जुलाहे, ठीक है ना, वीवर। तो वीवर का मतलब तो कपास अलग करने वाला होता है शायद। वीवर माने जुलाहा होता है क्या? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वीवर माने जुलाहा ही होता है शायद। ओके, तो खैर नहीं भी होता होगा, जुलाहा समझ गए ना आप। तो उसको एक शब्द, उसको नाम क्या दे दिया, बुनकर। तो देखो भारत का आदिकाल से लेकर अब तक सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है कौन सा है? कपड़ा उद्योग, है ना, यानी कि बुनकरी। तो कपड़ा उद्योग या बुनकरी, आ जाओ, ठीक है ना। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो कपड़ा उद्योग या बुनकरी है। तो अब ये कुषाणों के समय में जो हमारा कपड़ा उद्योग बहुत फला फूला था, लेकिन होता क्या है कि उस दौर के इतिहासकार कुछ इशारा देते हैं कि गुप्त काल के अंत में, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त के समय में हमारा जो व्यापार था, अर्बनाइजेशन था, वो गड़बड़ाने लगा था। अब यहीं पर एक बात मैं आपको बताता चलूँगा, हूणों का जो हमला हुआ वो भारत में तो हुआ ही हुआ। उससे पहले जो हूण जो थे वो मध्य एशिया को उजाड़ चुके थे, रोम तक हमला कर चुके थे। रोम माने इटली, इटली तक हमला कर चुके थे हूण। इन हूणों के, देखो, हूणों के हमले की वजह से पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत के बीच में जो व्यापार था वो अस्त व्यस्त हो गया। और व्यापार ही जान था हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन की। सिंधु घाटी सभ्यता में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो अर्बनाइजेशन हुए हमारे यहाँ, व्यापार ही उनकी वजह थी। ये अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, व्यापार ही उसकी वजह थी, क्योंकि व्यापार ने इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ दी। अब हूणों के आक्रमण की वजह से व्यापार गड़बड़ा गया। इस व्यापार के गड़बड़ाने की वजह से आज देखो, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई काम है, क्या काम है आपका? है साइबर कैफ़े का काम है। तो साइबर कैफ़े का जो काम है ना आपका, तो लोग खैर ये तो चलता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। आप सहारनपुर से माल लाते हो, ठीक है ना, सहारनपुर से आप माल लाते हो, ठीक है, कपड़ा लाते हो, बेचते हो यहाँ पर। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर आपका टैक्स पड़ता है। कल को यूपी के 4 हिस्से हो जाएं, यूपी के 4 हिस्से हो जाएं और सहारनपुर और उत्तराखंड के बीच में एक नया स्टेट और बन जाए, तो आपको 2 जगह टैक्स देना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी ना। या कल को उस साइड में कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब हो जाए, आपका माल इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लुट पिट जा रहे हैं आप, है ना। वो आता है ना एक्सल गैंग, और कौन से गैंग आते थे यार पहले हमारे बचपन में। अब तो खैर पुलिस ने सब मार कूट के सही कर दिए। कच्चा बनियानधारी, काले कपड़े वाले, अरे बड़ी दहशत होती थी। काले कपड़े वाले, कच्चा बनियानधारी, है ना, चलना मुश्किल होता। तो इस तरह से अगर चोरी डकैती आम हो जाए तो व्यापार ठप हो जाएगा। उसी तरह से व्यापार ठप हो गया। व्यापार ठप हो गया, जब आपका व्यापार ठप होगा तो यहाँ पर आप वहाँ से कपड़ा लेकर आ रहे हो ना, व्यापार आपका ठप हो गया तो वहाँ कपड़े की डिमांड कम हो गई। तो वहाँ जो कपड़े के बुनकर हैं, कपास उगाने वाले, कपड़ा धागा, बटन चेन वेन वाले, सब बेरोज़गार हो जाएंगे। वही ऐसा हुआ हमारे यहाँ। व्यापार जब नष्ट हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे किसान, दस्तकार जो थे वो बेरोज़गार होने लगे, ठीक है साहब। तो उसी वो जब हेनसांग आया ना, जब हेनसांग आया भारत 7वीं शताब्दी में, तो उसने कहा था कि पाटलिपुत्र उजड़ चुका है, पाटलिपुत्र उजड़ चुका है, गांव बन गया है, और पाटलिपुत्र का गौरव कन्नौज ने ले लिया। यानी कि जो समृद्धि पाटलिपुत्र की होती थी वो समृद्धि अब हो गई है कन्नौज की, ठीक है। लेकिन जब फाहियान आया था तो उसके फाहियान के समय में, फाहियान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया। वो कहता है कि पाटलिपुत्र जो था वो दुनिया के सबसे सुंदर और भव्य शहरों में से एक था, है ना। सोनू भाई को आज खूब समझ में आ रहा है, उनके चेहरे की स्माइल बता रही है, ठीक है ना। ऐसे करके देख रहे, पहले तो वो ऐसे करके देखते थे, आज वो देख रहे हैं ऐसे करके। इससे मतलब खूब समझ में आ रहा है भाई सोनू भाई, है ना, समझ आ रहा है ना। हाँ, अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहाँ थे फाहियान पे थे। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले हैं, हाँ, यहाँ पे थे। तो अब उस समय व्यापार जो है उजड़ गया है। इसकी जानकारी इसका इशारा कहाँ से मिल रहा है? वो कह रहा है कि लाट विषय के बुनकरों की श्रेणी लाट छोड़ करके मंदसौर में आकर के बस गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका जो कारोबार था वो ठप हो गया था। इसी से पता चलता है, इसी मंदसौर प्रशस्ति से पता चलता है कि कुमार गुप्त ने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया था। इसी मंदसौर प्रशस्ति से पता चलता है कि कुमार गुप्त ने मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, जो अभी मैंने आपको दिखाया ना कोर एरिया, मगध का जो एरिया था, मगध और वैशाली के आसपास का इलाका उसने जीता था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का एम्पायर बहुत बड़ा नहीं था, समुद्रगुप्त ने इसको बढ़ाया था। समुद्रगुप्त के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से यहाँ लेकर बता चुका हूँ। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड।
या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो इसकी बात हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के सेकंड पार्ट में। गुप्त साम्राज्य का आपका हो गया पार्ट 1, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। अब बात करेंगे पार्ट सेकंड की।